अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है और डिस्प्ले क्लियर है तो प्लीज एक बार ध्यान दें इसको। अच्छा, आपको भी लगता है कि सैटरडे वाले दिन बच्चे कम आते हैं? नहीं, ऑनलाइन भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं। अच्छा, इसकी खास वजह होती है या घर में लोग छुट्टी होती है, क्यों लोग कम? नहीं, रिकॉर्डिंग अवेलेबल तो चलो एक फैक्टर है, यानी जैसे जनरली सैटरडे को लोग कम आते हैं, उसकी क्या वजह हो सकती है? ये सिर्फ इस क्लास में नहीं, ओवरऑल हमेशा। संडे वाला दिन होता ही एक दिन पहले की एकदम तूफान को सिर पे आके टिके, यानी टेक्निकली ये लास्ट डे था ना, कल तो ऑफ था ही। मैं आम तौर पे बात कर रहा हूं। कल आपको फिजिकल आने की जरूरत नहीं होगी, कल वो अपनी रूटीन की क्लास ही होगी 10:30 से। इंशाल्लाह कल की क्लास तो प्योरली स्टूडेंट्स के लिए ही है, जो लेटेस्ट 2 अटेम्प्ट्स हैं उसके सवाल कराऊंगा। एक है उसका बिजनेस का न्यूमेरिकल, एक सैलरी का, और एक पुराने 2 बड़े बड़े सवाल मैंने रखे हुए हैं, एक बिजनेस के एक सैलरी के। 4 सवाल इंशाल्लाह कल के लिए प्लान्ड है। इंडिविजुअल के न्यूमेरिकल्स की लास्ट संडे क्लास हो, उसके बाद फिर हम एओपी के न्यूमेरिकल की एक क्लास है, और फिर सेल टैक्स के न्यूमेरिकल्स की क्लास। ये 2 माह पढ़ लें। 3 आवर्स आप कितनी देर पढ़ना सोचते हैं कि कितनी देर पढ़ना चाहिए? इस वक्त मेरे मुताबिक क्लासेस के अलावा हर बच्चे को कम से कम 8 घंटे पढ़ना चाहिए। दिन में 24 घंटे होते हैं, 6 घंटे सो गए, 4 से 5 घंटे क्लासेस पे लग गए, बाकी जो टाइम है वो इसी काम के लिए। कोई और काम करना ही नहीं आपने, या नमाज पढ़ ली तो ये अपना पढ़ लिए, वो तो साथ साथ ही है, वो तो मैंने उस पर बड़ी बातें कर ली हैं। लेकिन वो ये है कि जेन्युइनली आपको आजकल पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। ये आखिरी 1-1.5 माह रह गए, इसमें पढ़ लें हैं। ये अब पढ़ के जिसका पास हुआ, हो सकता है, मैं नहीं कहता नहीं होगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जिसका पास हुआ उसका तुक्का ही होगा अगर लग गया। सर जी शुरू करते हैं। यार आवाज डिस्प्ले क्लियर है भैया? बिल्कुल संडे को अपने टाइम पे ही क्लास है, बाकी क्लासेस क्यों ऑनलाइन? अच्छा, बाकी टीचर ने नहीं की? ये तो बहुत अच्छी बात है। यही 1.5 महीना पढ़ने वाला है, इसके बाद ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 8 घंटे आपको कम से कम रोज पढ़ना चाहिए। ये 2 माह मेहनत के ही हैं, घबराए ना इससे। यानी मैं एक चीज बताऊं, स्टूडेंट लाइफ में मैं खुद भी ये गलती करता था, परेशान ज्यादा होना तो पढ़ना घट। आप परेशान ना हो, जितना पढ़ा जा रहा है पढ़ लें और पढ़ने की तरफ ध्यान दें। इस चीज को सोच के ना घबराएं कि आप सीए कर रहे हो, यार आप कोई मजाक तो नहीं कर रहे। आपने जो रिस्पेक्ट अर्न करनी है और जो ऑनर आपने लेनी है वो बेतुकी नहीं है, उसके पीछे कोई मेहनत है। जो लोग सीए की बात सुनते हैं, सीए को रुक के कहते हैं सर सलाम वालेकुम, कोई तो बात है यार, वो ये उसके पीछे की मेहनत ही है और क्या है। यानी
एक आम बंदे की, एक यूनिवर्सिटी वाले बच्चे की जिंदगी गुजार के आप वो वाली इज्जत नहीं ले सकते जो आप सीए के बाद एक्सपेक्ट करेंगे जनाब मैं वो वाली रिस्पेक्ट अर्न कर लूं। उसके बैकएंड पे ये मेहनत ही है। कुछ लोग तो सिर्फ इज्जत ही लेते हैं, भाई सारे खानदानों से चल गया सीए कर रहा है, अंदर पेपर ही नहीं दे रहे, पर अल्लाह का शुक्र है। मुंह वैसा ही बनाया हुआ जैसे 3-4 पेपर बनाने वाले बंदे का होता है, पक्का सा। मैं अपने पर टाइम नहीं है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। बंदा पूछे कितने पेपर दे रहे हैं, एक। तो मेहनत करें, कुछ नहीं हो जाता। ये टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करने का वक्त है। इन्वेस्ट करें, कुछ नहीं हो जाता। घबराने से ज्यादा ना, घबराने से ज्यादा मेहनत, घबराने से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करें पढ़ाई पे। यकीन माने आपके फायदे की बात कर रहा हूं। ये सिर्फ 1.5 माह है। आपने मार्च में पेपर देने के बाद सोच रहे हैं कि अब करें क्या। और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मेरी आदत होती थी इस टाइम पे, या 2 माह पहले मेरे पास एक नोटबुक बुक का आखिरी सफा होता था और मैं उस पर लिखता था कि यार मैं पेपर्स के बाद ये काम करूंगा, इस ये काम मैंने नहीं कर सका इस पढ़ाई की वजह से। ये मैं एग्जाम के बाद मैंने अपने दोस्त से सीखा था। वो एक दिन लिख रहा था अपनी बुक के पीछे कि मैंने ये उसको फुटबॉल का शौक था, तो मैंने ये मैचेस देखने हैं ना सारे। तो मैंने कहा यार ये तो उस वक्त तो हाईलाइट्स देखेगा, कहता नहीं मैं पूरे देखूंगा, मुझे बहुत शौक है। इस वक्त मैं नहीं देख पा रहा, लेकिन मैं नोट करता हूँ हर रोज। मुझे पता होता है आज इस लीग का ये वाला मैच है, अब मैं वो सारे नोट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह पेपर खत्म हो जाएंगे, फिर क्या करना, फिर आराम से 1 बाय 1 बैठ के देखूंगा। लोग प्लान कर लेते हैं। कोई ऐसी मजबूरी नहीं है कि आपने अपने बच्चों के लिए जरूर कमाना है, आपकी मजबूरी है, या आपने घर का किराया देना है कि नहीं, वो वाले काम भी जरूरी है। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ पढ़ना है। पढ़ ले, ये प्राइमरी काम है। ये लिस्ट बना के रखें, किस किस बंदे से मिलना है, किस किस क्या कहते हैं एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, जो भी सारी लिस्ट बनाए। 7 तारीख को पेपर शुरू होंगे, 15 को खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आपने 15-20 दिन क्या करना है, उस दिन वो वाली लिस्ट खोल लेना। हाँ भाई कौन कौन से काम पेंडिंग थे, शुरू कर दे, करें, एंजॉय करें। वो अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक जिए। ये नहीं कि आज ड्रामा लगा हुआ है तो आज ही देखना है, नहीं। आपने आज जो ड्रामा लगा है, कोई भी सीरियल है, कोई भी वो है एक्टिविटी है, उसको अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट करेगा। भाई मैंने अभी नहीं देखना, मैं ये वाली चीज जो है मैं परिजात फला तारीख को देख लू, अभी आग लग गई, एक एपिसोड रह गई है। यकीन माने मैंने सिर्फ नाम ही सुना है। मेरे पास तुम वो एक ड्रामा आया था, उसका भी बड़ी सुना था। मैंने उसका भी नाम ही सुना, बड़ी बार सोचा कि यार मैं भी देखूंगा, लेकिन नहीं टाइम मिलता। आप लोग आराम से अपने मुताबिक मैनेज कर सकते हैं। सर जी ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी करनी है आपने अपनी मर्जी, मैंने 7 मिनट लगा दिए आपको ये समझाने। लेकिन अगर कोई एक बच्चा भी सीख जाए तो सही है, कोई बात नहीं। सर जी अपनी अपनी मर्जी से अपनी एक्टिविटीज प्लान करें। जो एक्टिविटी जब आ रही है आप उसके लिए बाउंड नहीं है, अपनी मर्जी से। आजकल पढ़ना है 45 दिन सिर्फ पढ़े, ये 45 डेज के बाद क्या करना है, तब वो वाली लिस्ट निकाल के वो वाले काम कर लेना, खत्म। ऑल्टरनेट, सच ही बस ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। यार एक स्टोरी सुनो, अगर ये स्टोरी समझ आ गई ना तो एनडीआरसी समझ आ गई। दो भाई के दरमियान लड़ाई थी, जायदाद की लड़ाई थी, कोई लड़ाई थी, बहरहाल 2 भाइयों के दरमियान वो लड़ाई हो गई। सुन लीजिए, 2 भाइयों के दरमियान लड़ाई हो गई और उन्होंने फैसला ये किया, उन्होंने केस कर दिया, केस अदालत में चला गया। इतने में उनके मामू आगे बैठ, मामू बाहर से आए हों तो वो बड़े इज्जत वाले भी होते हैं, वैसे भी रिश्ता बड़ा कीमती है। तो सब लोग सोचते हैं यार हम पहले पहले जाके मिल रहे हैं, कहीं वो जो चीजें ना आए वो खत्म ही ना हो गए। ठीक है, बाहर से आने वाला पूरा जो चीजें लाता है वो खत्म हो जाती। तो वो जनाब वो एक भाई भी मिलने गया, दूसरा भाई भी मिलने गया, वो दोनों भाई की वहां पर मुलाकात हो गई। तो मामू ने कहा आप दोनों क्यों एक दूसरे से लड़ पड़े।
तो दोनों ने कहा मामू आप फैसला करा दें। नॉर्मली जो बंदा बाइट से आता है और जो बंदा अमीर होता है उसके बारे में जूम किया जाता है कि ये बहुत समझदार है, हालांकि ऐसा नहीं है। चलो बाहर आ रहे, उन्होंने मामू ने कहा कि जनाब बैठो फिर अगली सवाल भैया ने और फैसला मैं हूं आया है, मैं फैसला करके ही जाऊंगा। मैं अब आया हूँ पाकिस्तान, मैं आपका ये मैटर रिजॉल्व करवा ही देता हूँ। लो जनाब वो लोग बैठ गए और जब वो लोग बैठे उन्होंने फैसला, मामू ने फैसला सारा सुना, केस समझा और एक फैसला कर दिया। अगर तो वो फैसला भाई को आ गया पसंद तो फौरन वो मामू ने कहा जी दोनों भाई गले मिलो और वो मामू से भी गले मिले और मसला हल हो गया। उन्होंने वो वाला केस जो अदालत में किया वो वापस ले लिया, ठीक हो गया। एक तो ये हल नहीं कर सकता, दूसरा हल क्या नहीं कर सकता, मामू ने फैसला किया नहीं है मामू ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਐਸਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ही नहीं पता। मामू की बात कर रही है समझ आ रही है। वो मामू जिनको इज्जत से बुलाया था कि आप फैसला करें, जब फैसला उनके हाथ में नहीं हुआ तो क्या कर दिया मामू का कि आपको क्या पता है, अब पाकिस्तान में ऐसा नहीं चल रहा, आप बाहर हैं, आपको पाकिस्तान के हालात का अंदाजा। तो मामू आप रहने दें, आपकी सरदर्द में ना बढ़े, आपने फिर बाहर चले जाना, आपने को पाकिस्तान में रहना, आप हमारा फैसला ना करें। मामू को जो है वापस उनके घर भेज दिया और दोबारा अदालत में वो केस जहां से रुका था वहीं से दोबारा शुरू हो गया। सर जी ये स्टोरी समझ आ गई है, यही स्टोरी को हम फ्रेम कर लेते हैं अपने टैक्स के केस में। मसला चल रहा था कमिश्नर और टैक्स पेयर के दरमियान और मामला था किसी एपलेट अथॉरिटी में यानी कमिश्नर के पास या एपलेट ट्रिब्यूनल के पास या हाई कोर्ट के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास फैसला चल। टैक्स पेयर ने क्या किया, टैक्स पेयर ने एफबीआर को दरखास्त दी कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बना दो, वो फैसला सुना दे तो बहुत बेहतर। एफबीआर ने इस नोटिस के 30 दिन के अंदर एक कमेटी बना दी जिसको ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी कहा जाता है। इसके अंदर 2 चीफ कमिश्नर और 2 लोग और शामिल थे जो कि एफबीआर के पैनल में से। एफबीआर के पैनल में नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कमिश्नर, चीफ कमिश्नर वगैरह के अलावा रिप्यूटेबल बिजनेसमैन भी होते, इसको पैनल में शामिल किया। इन्होंने 60 दिन के अंदर फैसला सुनाना था और 60 दिन के अंदर फैसला सुनाया। एक्सटेंशन मिल सकती है 30 दिन की मजीद। ये फैसला सुनाने के बाद इन्होंने क्या किया, ये फैसला सुनाया। टैक्स पेयर को अगर ये फैसला पसंद आ गया तो वो एपलेट ट्रिब्यूनल से केस वापस ले। टैक्स पेयर को अगर ये फैसला पसंद ना आया तो वो केस वापस नहीं लेगा और एपलेट ट्रिब्यूनल पे वापस चला जाएगा। कमिश्नर को ये फैसला मानना ही पड़ेगा। दो ही लोगों के दरमियान में लड़ाई हो रही है ना, एक टैक्स पेयर और कमिश्नर। अब ये जितना भी एफबीआर ने कमेटी बनाई है ये कमिश्नर तो इसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता, कमिश्नर को तो हाँ ही करनी पड़ेगी। टैक्स पेयर ना भी कर सकता है ना भी कर सकता है। अगर उसने हाँ की तो एपलेट अथॉरिटी से केस विड्रॉ कर दे, अगर उसने ना कर दी तो वो वापस एपलेट अथॉरिटी के पास चला जाएगा। अगर 60 दिन के अंदर कमेटी फैसला ना सुना सकी तो एफबीआई वाले एक नई कमेटी बनाएंगे जो 60 दिन के अंदर फैसला सुनाएगी। इसको भी 30 दिन की एक्सटेंशन जी बात समझ में आ रही, तो वो 60 दिन के अंदर 30 दिन की एक्सटेंशन। अगर ये भी फैसला ना सुना सकी तो कमेटी डिसॉल्व हो जाएगी,
ये डिसोल्यूशन वाली बात किसको बता दी जाएगी? वापस टैक्स पे वो एपलेट अथॉरिटी को बता दी जाएगी, वहीं से कंटिन्यू कर। तो ये स्टोरी समझ आई है? वो जो मामू वाली स्टोरी थी उसके करीब करीब वाली स्टोरी है। आप गए, एफबीआई को कहा, कमेटी बना दी, फैसला पसंद आ गया तो बहुत खुश हुए, उस पर अमल कर लिया। फैसला पसंद ना आया, उसको छोड़ दिया, वापस कहाँ चले गए? एपलेट अथॉरिटी के पास। सर जी, यस और नो? आ जाए जरा, इसको पढ़ ले, अभी आ रहा है, पढ़ेंगे ना ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ADRC is a legal forum for resolution of aggrieved person related to tax liability, waiver of default or surcharge, any other specific relief. इन कामों के लिए ADR। A person may apply to FBR, कोई भी बंदा FBR को अप्लाई कर सकता है, to refer the issue to the committee which is pending before an appellate authority including court of law, except where prosecution proceeding have been initiated or where interpretation of question of law has effect on identical other cases. ADR जो है वो लीगल फोरम है फॉर रेजोल्यूशन ऑफ द एग्रीड पर्सन का रिलेटेड टू टैक्स लायबिलिटी, वेवर ऑफ डिफॉल्ट सरचार्ज, एनी अदर स्पेसिफिक रिलीफ। A person may apply to FBR to refer the issue to the committee which is pending before appellate authority inducing court of law, except where prosecution proceeding have been initiated. Sir, कोई भी बंदा एफबीआर को कह सकता है कि जनाब एक कमेटी बना दे जो कि मेरा मसला रिजॉल्व करे, जो कि कहां पे पेंडिंग है? एपलेट अथॉरिटी में पेंडिंग है। सर काम की बात ये है, अगर प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग शुरू हो गई, व्हाट इज प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग? हुकूमत ने आपके खिलाफ केस कर दिया, हुकूमत ने आपके खिलाफ केस किया, प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई है, और वेयर इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ हैविंग अफेक्ट ऑन आइडेंटिकल केसेस, और वो कहता है इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ हैविंग अफेक्ट ऑन आइडेंटिकल केसेस। सिमिलर आइडेंटिकल केसेस है, और मसला क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ का मसला है। इस केस में भी ये मामला रेफर नहीं होगा ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी की तरफ। Provided that if the issue involve a mixed question of fact and law, अगर fact भी हो और law भी हो, दोनों का mixed area हो, तो board shall decide whether or not ADRC may be constituted. board decide करेगा क्या alternate dispute resolution committee को बनाना भी चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। नॉर्मली कमिश्नर अपील और एपलेट ट्रिब्यूनल के केस में ज्यादातर इसके अंदर जाया जाता है। जो हाई कोर्ट वाला केस है वो केस ज्यादा तगड़ा बड़ा होता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ उसमें अक्सर क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होता है ना वहां पे, तो वो हाई कोर्ट में ज्यादा सीनियर लोग होते हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। ठीक है, तो एपलेट अथॉरिटी से मुराद नॉर्मली यहाँ पर यस कमिश्नर अपील और एपलेट ट्रिब्यूनल। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काम किस तरह करती है, इसमें होते कौन कौन लोग शामिल हैं? सबसे पहली बात है बनती कब? जब पर्सन ने एफबीआर को कहा उसके 30 दिन के अंदर अंदर बन जाएगी। एडीआरसी में शामिल कौन होगा? चीफ कमिश्नर शामिल होगा और 2 पर्सन होंगे जो एफबीआर के पैनल पर होते हैं, 2 पर्सन जो एफबीआर के पैनल पर होते हैं। और एफबीआर के पैनल पे कौन कौन होता है? सीए, सीएमए, advocates minimum 10 years of experience in the field of taxation
and reputable businessman. FBR may prescribe remuneration for the service of ADRC members other than chief. FBR prescribe करेगा remuneration other than remuneration of ADRC member. FBR बताएगा कि पैसे कितने देने हैं. FBR बताएगा कि इनको पैसे कितने देने हैं. सर अगली बात है FBR लेकिन चीफ कमिश्नर को पैसे नहीं दिए जाते. क्यों? सर चीफ कमिश्नर पहले ही सरकारी मुलाजिम है ना, उसको पैसे नहीं देने. वो जो बाकी दो FBR के पैनल में बंदे थे ना, उनको पैसे दिए जाते. और FBR के पैनल में कौन कौन होता है? CA CMA एडवोकेट 10 साल के तजर्बे वाले और रिप्यूटेबल बिजनेसमैन. सर जी द रिकवरी ऑफ टैक्स, ये तो आपने हर मौके पे ही पढ़ा है. यहाँ पे भी रिकवरी ऑफ टैक्स shall be stayed on the constitutional committee till the final decision or dissolution of the committee whichever is earlier. रिकवरी ऑफ टैक्स को स्टे दे दिया जाएगा ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी टिल द फाइनल डिसीजन और डिसोल्यूशन ऑफ द कमेटी व्हिचएवर इज अर्लियर. The committee shall examine the issue and may conduct inquiry or direct any person to conduct an order and shall decide the dispute within 60 days of its appointment extendable by another 30 days. कमेटी एग्जामिन करेगी इशू और कंडक्ट करेगी इंक्वायरी और डायरेक्ट करेगी एनी पर्सन टू कंडक्ट एन ऑडिट एंड शैल डिसाइड द डिस्प्यूट विद इन 60 days of its appointment extendable by another 30 days. तो कमेटी एग्जामिन करेगी इशू और कंडक्ट करेगी इंक्वायरी और डायरेक्ट करेगी पर्सन टू कंडक्ट एन ऑडिट एंड शैल डिसाइड द डिस्प्यूट विद इन 60 days of the appointment extendable by another 30 days. 60 दिन के अंदर इन्होंने फैसला सुनाना है और एक्सटेंडेबल होगा ये कितने दिनों के लिए? 30 days. The decision of ADRC shall be binding on the commissioner. ADRC का डिसीजन जो है वो कमिश्नर पर क्या होगा? बाइंडिंग होगा when the taxpayer withdraws his appeal pending before appellate authority and communicates his withdrawal of appeal to the commissioner within 60 days of the decision of ADRC. In case of failure to this communication, the decision is not pending on the commissioner. सर जैसे ही ADRC का फैसला आएगा कमिश्नर क्या करेगा? ADRC का फैसला कमिश्नर पे बाइंडिंग होगा पहली बार, और जैसे ही ये फैसला आएगा टैक्स पे क्या करेगा? एपलेट अथॉरिटी से अपनी अपील को विड्रॉ कर लेगा और कम्युनिकेट कर देगा विड्रॉल ऑफ अपील उसने की है कि उसने विड्रॉ कर ली अपनी अपील कमिश्नर को 60 डेज ऑफ द डिसीजन ऑफ ADRC के अंदर. अगर उसने ऐसा ना किया तो ADRC जो है ADRC का डिसीजन कमिश्नर पे बाइंडिंग नहीं. सर असल गेम वही है, फैसला आ गया अब क्या करें? कमिश्नर तो बाइंडिंग है, कमिश्नर पे बाइंडिंग है, टैक्स पे बाइंडिंग नहीं. टैक्स पेयर ने अपना केस वापस लिया और ये बात कमिश्नर को बता दी कि जनाब मैंने अपना केस वापस ले लिया और बहस कर. अगर टैक्स पेयर ने अपना केस वापस नहीं लिया 60 दिन के अंदर अंदर तो कमिश्नर पर फिर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का ऑर्डर बाइंडिंग नहीं होगा, यानी वो आजाद हो जाएगा. टैक्स पेयर ने उसका ऑन नहीं किया मामला, यानी उसका डिसीजन, और वो दोबारा से कहां चले जाएंगे? वो एपीलेट ट्रिब्यूनल पे चले जाएंगे. In simple words, if the taxpayer is satisfied with the decision of ADRC, then he is supposed to withdraw his pending appeal. And in this case, the decision of ADRC final होगा. अगर वो satisfied ना हुआ, वो वापस appellate authority के पास ही चला जाएगा. अगर ADRC ने फैसला ही नहीं किया, बंदे ही निकम्मे, 60 दिन के अंदर दिन से फैसला ही नहीं हुआ, तो
FBR इस कमेटी को डिसॉल्व करके एक नई कमेटी बना देगी और उस पर वो सारी प्रोविजन वही अप्लाई होंगी जो भी पहले पड़ी। सेकंड कमेटी से भी अगर फैसला ना हुआ 60 दिन के अंदर अंदर, जो कि एक्सटेंडेबल 30 डेज तक है, तो बोर्ड कमेटी डिसॉल्व कर देगी। काम ही गलत है, ठीक है। उसके बाद दोबारा नई कमेटी नहीं बनेगी बल्कि बोर्ड कमेटी को डिसॉल्व कर देगी और वो कह देगी कि जी साढ़े वास्ता काम नहीं, हमसे ये काम नहीं हो रहा, आप कोर्ट ऑफ लॉ के पास चले जाएं या एपलेट अथॉरिटी के पास चले जाएं, जहां पे डिस्प्यूट पेंडिंग है वो ये काम करें। Aggrieved person on receipt of the order of dissolution shall communicate it to the court of law or the appellate authority where the dispute is pending. सर अगर कोई aggrieved person को ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन मिल गया है तो वो ये ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन किसको कम्युनिकेट कर देगा? कोर्ट ऑफ लॉ को और एपलेट अथॉरिटी को, वेयर द डिस्प्यूट इज। सर जी ये पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक? सर अगली बात, असेसमेंट गिविंग इफेक्ट टू ऑर्डर, जरा इसका कॉन्सेप्ट समझिए, इसका कॉन्सेप्ट समझो। ऑनलाइन वालों, यार आवाज डिस्प्ले क्लियर है ना? ऑनलाइन वालों अगर आवाज क्लियर आ रही है तो प्लीज एक बार हैंड रेज कीजिए। वाकई आज बच्चे ज्यादा हैं ऑनलाइन, अब मैंने गौर किया है जी। अगर आवाज और डिस्प्ले क्लियर है तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। असेसमेंट गिविंग इफेक्ट टू एन ऑर्डर, इसकी स्टोरी सुन लो पहले ताकि ये समझ आए। सर वो एडीआरसी अपने जहन में वो मामू वाली स्टोरी रखेंगे ना तो यकीन करें वो कॉन्सेप्ट आपको बड़ा अच्छे से जहन में बैठ जाएगा। इसी तरह ये बात भी समझ ही नहीं आती इस स्टोरी के बगैर, यार असल बात यह है कि आप एपलेट अथॉरिटी के पास गए, एपलेट अथॉरिटी ने एक फैसला किया, वो फैसला जो एपलेट अथॉरिटी ने किया है, एपलेट अथॉरिटी ने जो फैसला किया है उसके वो जैसे ही उसने कर दिया उसके बाद कमिश्नर का काम होता है कि कमिश्नर उस फैसले के मुताबिक एक फाइनल असेसमेंट ऑर्डर बनाए और वो टैक्स को जो टैक्स उतना टैक्स सर जी मेरी बात समझ आ रही है? जो भी आपस में मामला हुए, डिसएग्रीमेंट हुआ, बड़ी अथॉरिटी के पास चले गए, बड़ी अथॉरिटी ने फैसला किया, अब बड़ी अथॉरिटी ने जो फैसला किया है उसके फैसले के मुताबिक एक फाइनल असेसमेंट ऑर्डर बनना होता है और वो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर कमिश्नर बना के किसको देता है? सर जी मेरी बात समझ आ रही है? असल में इसमें अब ये जिसने लिखा हुआ ना असेसमेंट गिविंग इफेक्ट टू एन ऑर्डर, ये प्रॉब्लम, ये जुमले में प्रॉब्लम ये है कि असेसमेंट वो फाइनल असेसमेंट है जो कमिश्नर ने बना के दी और ऑर्डर एपलेट अथॉरिटी का ऑर्डर। तो असेसमेंट जो कि कमिश्नर ने बना के दी जो अफेक्ट दे रही है एपलेट अथॉरिटी की ऑर्डर। सर जी ये लाइन क्लियर हो रही है? ये हेडिंग क्लियर होगी तो फिर आगे बात सुनिए। सर जी time within which new assessment order has been made, decision of appellate authority, time within which new assessment order has been made। अगर appellate authority ने रिलीफ दिया टैक्स पेयर को तो ऑर्डर के 2 माह के अंदर अंदर कमिश्नर असेसमेंट ऑर्डर बना के उस टैक्स पेयर को दे देगा, बहस खत्म। अगर असेसमेंट होली सेट असाइड या पार्टली सेट असाइड कर दी है, यानी असेसमेंट में तब्दीली की है, होली सारी की सारी या पार्टली, तो क्या करेंगे? 1 year from the end of financial year in which the commissioner is served with the order, provided no further appeal or reference is preferred against the order of the appellate authority either by the commissioner or the taxpayer। वो कहता है 1 year from the end of the financial year in which the commissioner is served with the order, provided no further appeal or reference is preferred
against the order of appellate authority either by the commissioner or by the taxpayer. Assessment order wholly or partly set aside. कहते 1 year from the end of the financial year in which the commissioner is served with the order, provided no further appeal or reference is preferred against the order of the appellate authority either by the commissioner or the taxpayer. असेसमेंट में तब्दीली की थी, असेसमेंट बिल्कुल तब्दील कर दी थी, फुली या पार्टली सेटिसाइड कर दिया था ऑर्डर, तो क्या होगा? वो कहता है जिस साल असेसमेंट अथॉरिटी का ऑर्डर आया वो साल खत्म होने के 1 साल के अंदर अंदर कमिश्नर असेसमेंट ऑर्डर दे देगा गिविंग इफेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ द एपलेट अथॉरिटी। अलबत्ता इस चीज को मेक श्योर करेंगे कि वो टैक्स पेयर दोबारा इस ऑर्डर के खिलाफ अपील तो दायर नहीं करना चाहता। सर कमिश्नर सारी सरदर्द लगा के असेसमेंट ऑर्डर बनाए तो टैक्स पेयर क्या कर दे, उसके खिलाफ अपील कर दे, उसकी तो मेहनत जाया हो गई, तो वो तो पहले ही काम पूरा ही कर रहे हैं। ठीक है, तो वो ये बात कह रहा है। वो कहता है 1 year from the end of financial year in which the commissioner is served with an order, provided no further appeal or reference is preferred against the order of the appellate authority either by the commissioner or by the taxpayer. सारी बात है, अगर कमिश्नर ने खुद अपील करनी है तो कमिश्नर तो असेसमेंट ऑर्डर बनाने वाला नहीं है, तो वो टैक्स पेयर से भी देख लेगा, अगर टैक्स पेयर ने भी अपील करनी है तो वो ऑर्डर नहीं बनाएगा। एनी अदर डिसीजन, सर अगर कोई और डिसीजन हुआ तो असेसमेंट ऑर्डर कमिश्नर बनाएगा एपलेट अथॉरिटी ने जो ऑर्डर दिया उसके मुताबिक। ठीक हो गया? कब? जिस साल ऑर्डर आया वो साल खत्म होने के 2 साल के अंदर। सर अब जब मैं ये बात कहता हूँ तो आपके जेल में आता है ना कि अगर 15 जनवरी को ऑर्डर आया है एपलेट अथॉरिटी का तो वो साल खत्म हुआ 30 जून को और उसके बाद 2 साल, ऐसा ही है ना जेल में? जेल में रखिएगा सर, जिस साल ऑर्डर आया वो साल खत्म होने के 2 साल के अंदर। सर जी ये बात ही असेसमेंट गिविंग इफेक्ट टू एन ऑर्डर वाली आपके साथ डिस्कस कर ली। नहीं, एग्रीड असेसमेंट में तो फिर आप गए ही नहीं ना वहां पे। डन जी, समझ आ गई? असेसमेंट गिविंग इफेक्ट टू एन ऑर्डर। इसी टॉपिक के नीचे बात और लिखी हुई है, वो कहता है अगर असेसमेंट ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया है या मॉडिफाई कर दिया है, द प्रोसीडिंग मे कमेंस फ्रॉम द लीगल स्टेज। तो प्रोसीडिंग लीगल स्टेज, तो प्रोसीडिंग जो है वो नेक्स्ट स्टेज से शुरू होगी। इसको कैसे समझाऊं? ऐसे समझाता हूं कि कमिश्नर ने ऑर्डर सेट असाइड कर दिया था, मसला आया था इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस की एपलेट अथॉरिटी ने वो वाला असेसमेंट ऑर्डर खत्म कर रखा, दोबारा से वर्किंग करो। अब आपको क्या लगता है इनकम फ्रॉम बिजनेस के डॉक्यूमेंट सारे दोबारा वो उससे मांगेगा? सर जहां से मसला खराब हुआ है वही वाली चीजें मांगी जाएंगी ना। सर वो ये वाली बात कह रहा है कि अगर ऑर्डर सेट असाइड कर दिया गया पुराना तो आपने अगली स्टेज से ही शुरू करना है। जो नोटिस आपको कमिश्नर पहले भेज चुका है वो नोटिस अब वो दोबारा नहीं भेजेगा, और जो डॉक्यूमेंट्स आप कमिश्नर को जमा करा चुके हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप दोबारा कमिश्नर को जमा नहीं करवाएंगे। सर जी अगले लेवल पे ही बात शुरू होगी, ये नए सिरे से ही नहीं शुरू हो जाएगी। Reissue any notice. Sir, in this case, Commissioner shall not be entitled to reissue any notice which was earlier issued, या require furnishing of any return which was earlier furnished. Sir, अगर एपलेट अथॉरिटी के फैसले के नतीजे में क्या हुआ, एक बंदे की इनकम दूसरे बंदे की इनकम में शामिल हो,
एक साल की इनकम दूसरे साल की इनकम में शामिल होगी, ऐसा हो सकता है। अगर एपलेट अथॉरिटी के नतीजे में ऐसा हो सकता है कि एक बंदे की इनकम किसी दूसरे बंदे की इनकम में शामिल हो जाए, या एक साल की इनकम किसी दूसरे साल की इनकम में शामिल हो जाए, इन दोनों केसेस में समझा ये जाएगा कि ये नतीजा है एपलेट अथॉरिटी के पास जाने का, या उससे फैसला लेने। ठीक हो गया सर, आपके साथ ये लाइन पढ़, where in consequence of an order of an appellate forum or court, any income is excluded from the computation of taxable income of the person for any year, or included in the computation of taxable income for another year. Taxable income of one person is included in taxable income of another person. Where in consequence of an order of appellate forum or court, any income is excluded from the computation of taxable income of person for another year and included in the computation of taxable income for another person. Taxable income of one person is included in the taxable income of another person. एक बंदे की इनकम दूसरे बंदे की इनकम में शामिल हो गई, या एक साल की इनकम दूसरे साल की इनकम में शामिल हो गई। अगर ऐसा हो जाए तो समझा जाएगा ये इस ऑर्डर के नतीजे में हुआ, तो समझा जाएगा the assessment or amended assessment made as above shall be treated as assessment in consequence of such order. सर जी आपको बताता चलूं कि कल हमारी 10:30 से 1:30 बजे अपनी एज पर द रूटीन क्लास है। प्लान मेरा ये है कि लेटेस्ट अटेम्प्ट के न्यूमेरिकल सैलरी का एक और एक बिजनेस का, वो दोनों न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, और 2 न्यूमेरिकल्स मजीद जो मैंने हाईलाइट टारगेट किए हुए हैं जो लेंथी थे ट्रिकी थे वो करवाऊंगा। ठीक हो गया, तो प्लान यही है कि इंशाल्लाह 4 न्यूमेरिकल्स आपको कल कराए जाएंगे। कल हम ये जो बड़ा पार्ट न्यूमेरिकल का आता है इसका मेजर हिस्सा इंशाल्लाह कल कर चुके होंगे। और क्या कहते हैं, कल की क्लास जो है वो ऑनलाइन चल रही होगी। अगर कोई स्टूडेंट मेल स्टूडेंट फिजिकली ज्वाइन करना चाहता है तो वो शेरशाह कैंपस में रूम नंबर 205 में ज्वाइन कर। ठीक हो गया, इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेल कर देंगे इंशाल्लाह, और लेकिन आप लाइव लें तो वो सबसे बेस्ट है। आप लोगों के सवालों के जवाब उसी वक्त इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। ठीक हो गया, ये चीज अपने ध्यान में रखिएगा, मैं भूलना चाहूंगा। बर्डन ऑफ प्रूफ in an appeal by the taxpayer, the burden shall be on the person to prove on the balance of probability. सर अगर कोई अपील की गई है टैक्सपेयर की जानिब से तो बर्डन ऑफ प्रूफ साबित करने का बर्डन किसके ऊपर होगा? टैक्सपेयर के ऊपर होगा। In the case of an assessment order, the extent to which the order does not correctly reflect the taxpayer liability. टैक्सपेयर साबित करेगा कि कैसे टैक्स लायबिलिटी जो है वो ठीक से कैलकुलेट नहीं की। In any other case, the decision is erroneous. अगर erroneous था किसी केस में, सर पास पेपर्स बिल्कुल सीधे सीधे आए हैं, इसको कीजिए। असेसमेंट ऑर्डर वो कहते हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 determine the date by which the appeal can be filed with the commissioner within the following cases. असेसमेंट ऑर्डर 2014 में दिया था, डिमांड नोटिस को सर्व ऑन 1 जनवरी 2015। The date by which an appeal can be filed with the commissioner appeal. सर नोटिस के 30 दिन के अंदर अंदर इतनी सी बात है। Under the income tax ordinance, identify 4 situations which an appeal may be filed. सर किन किन केसेस में अपील कमीशन अपील को फाइल की जा सकती है? 6 केसेस आपको पढ़ाए हुए हैं सर, वो एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे।
Sadiq has received an ex parte assessment order. अब समझ आ गया ये क्या है? Bank statement for the income department which is required to pay rupees 5.2 million on account of tax not withheld from certain payments. He does not agree with the content of the income tax department and would like to file an appeal to the commissioner. वो agree नहीं कर रहा or would like to file an appeal to the commissioner. State the procedure that he should follow for filing of appeal to the commissioner. वो कहता है आप प्रोसीजर बताइए जो उसे फॉलो करना चाहिए। सर कमिश्नर अपील को रिटर्न कैसे अपील कैसे फाइल करनी, क्या प्रोसीजर बता पढ़ा चुके हैं आपको? एज इट इज लिखना। 2 जुलाई 2019 को रुबीना ने रिव्यू किया शो कॉज नोटिस फ्रॉम द कमिश्नर इन रिलेशन फॉर अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट फॉर द टैक्स ईयर 2018 due to the lack of knowledge about the tax matter she did not respond to it. 1 जनवरी 2019 को she received a demand notice under which she was required to pay 6,10,000 within 30 days on account of undeclared income and an amended assessment order for that year 2018 under section 122 from the Commissioner Inland Revenue. जब भी अंडर टैक्सेशन है तो आपने परेशान नहीं होना, वो आपको रेलेवेंट नहीं है, आपको वो बात वैसे भी समझ आएगी सेक्शन रेफरेंस को गया। To be dissatisfied with the order issued by the Commissioner Inland Revenue want to appeal, file and appeal to the Commissioner appeal because payment of the amount would cause hardship to her. वो कहता है state the time period within which an appeal may be filed by the Bina to the Commissioner. सर ये बात पढ़ी हुई है 30 दिन के अंदर अंदर। सर ये बात डिमांड नोटिस जब आया उसके 30 दिन के डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर दैट द कमिश्नर अपील में मेक। सर जी क्या क्या कर कमिश्नर अपील वही पूरा पैरा ही है, पैरा वही वाला ही है। सर एफ फॉर्म भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है और एनल भी कर सकता है। अच्छा उसके बाद explain what actions the commissioner appeal may take for ensuring that no undue hardship will be caused to Rubina because of the payment of this demand. सर जी क्या हो सकता है पता है आपको? स्टे ऑर्डर फॉर रिकवरी वाला सारा what action commissioner appeal क्या ले सकता है? एक बार 30 दिन के लिए रिकवरी वालों को स्टे ऑर्डर दे, अगली बार 30 दिन के लिए रिकवरी वालों को स्टे ऑर्डर दे। आपके जब वो 30 दिन का स्टे कराएगा तो उसके अंदर उसको सर जी ये कभी पढ़ा हुआ है आपने? मैं तो रोज कहता हूँ यार रोज के रोज पढ़ेंगे, अगले पिछले 2-3 दिनों में पढ़ा सवाल आपके सामने बहुत पुराना सवाल भी नहीं। Discuss the option available to Bina for defending the case if the commissioner been issued an order confirming that the amended assessment order issued by लो जी उसने फॉर्म कर दी। अब क्या कर सकती है रुबीना? एपलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकती है। कितने दिन के अंदर अंदर? हाँ जी भाई ये दो बातें लिखते तो 2 नंबर मिल जाने थे। 60 दिन के अंदर अंदर 60 दिन ऑफ द ऑर्डर द कमिश्नर भी एपलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकती है। सर इस तरह के सवाल आ रहे हैं, तैयारी करनी चाहिए, याद करना चाहिए, आपको साथ के साथ बताते रहे। चैप्टर नंबर आपका ये कंप्लीट हो गया। मुझे एक चीज बताए 16 भी मेरा एक तो कल क्लास करनी है, इसके अलावा मेरा दिल ये चाहता है कि एक क्लास हम एओपी की करने मतलब 2 न्यूमेरिकल्स हैं एओपी के वो मैं करवाना चाह रहा हूँ। मेरा दिल है कि एक स्लॉट हो जाए 2 घंटे की जिसमें वो करवाना। आप मुझे ये बताएं कि क्या मंडे वाले दिन कौन सा टाइम रखते हैं जिसमें आपको क्लैश नहीं आएगा? क्या फोन क्या 12:30 से चलो ट्यूसडे, असल में मंडे वाले दिन
सबसे ज्यादा छूट देगा क्योंकि सेल टैक्स शुरू करा दिया तो फिर पुराने वाले उसमें नहीं ना घुसेंगे दोबारा। चलो लेट इट बी लाइक सुबह 8 से 10 में 8 वालों को मसला होगा ना, उनकी 9 बजे क्लास। अच्छा मेरे दिन में ये चल रहा है, मेरे दिन में ये चल रहा है 3 से 4 में आपका कोई इशू नहीं। नहीं नहीं ऑनलाइन। चलो एक काम कर लेते हैं, 4:30 बजे कोई इशू तो नहीं, 4:30 कर लें। मंडे वाले दिन मैं प्लान ये कर रहा हूँ 4:30 बजे शुरू करें। उसके लिए मैं आपको टाइम दे दूंगा। असल में मेरा मौका समझे, मुझे प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं सुने, मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं सेल टैक्स शुरू करूँ तो इनकम टैक्स खत्म कराना शुरू करूँ। अभी इनकम टैक्स में ये लेक्चर जो मैं इस बार दे रहा हूँ आप लोगों को, मैंने आज से पहले कभी हिस्ट्री में नहीं दिया। एक लेक्चर जब 4 न्यूमेरिकल सैलरी के करानी है तो जो न्यूमेरिकल आप उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा वाकई कवर हो गई। और 4 न्यूमेरिकल जब बिजनेस के करानी है तो जाओ जो मर्जी न्यूमेरिकल उठा के देखिए, यू विल रियलाइज कि वाकई कवर हो गया, जरूरत नहीं होती। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट है कि मैं दोबारा आपको उसी पर ही करा दूं। उसकी वजह भी पूछना चाहते हैं तो पूछ रहे हैं भैया, इससे पहले आपका सिर्फ बिजनेस का क्या सैलरी का तो अटेम्प्ट लगी होती थी कि इस अटेम्प्ट में सैलरी का न्यूमेरिकल आता है, इस अटेम्प्ट में बिजनेस का। पिछले अटेम्प्ट में दोनों न्यूमेरिकल आ गए, एक 12 मार्क्स का, एक 20 मार्क्स का, 18 मार्क्स। और इससे अटेम्प्ट में भी हम एक्सपेक्ट करेंगे दोनों ही आ जाएंगे। अच्छा वो दोनों आ जाए जब न्यूमेरिकल आ जाते हैं, इसका मतलब है यार 20 मार्क्स का पेपर आपके सामने पड़ा हुआ है जो न्यूमेरिकल का हुआ है, उसके लिए क्यों हम 3 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास ना करें। समझ आ रही है, ये असल मकसद है। वरना मैं एज पर माय प्लान बिल्कुल ठीक चल रहा था, इस इतवार को करवाता है एओपी के न्यूमेरिकल, मंडे से सेल टैक्स शुरू करता, अगली बार वो सेल टैक्स कराता है, छोटे न्यूमेरिकल कराता है, उससे अगली बार को फुल फ्लेज न्यूमेरिकल कराता। समझ आ रही है, ये बस यही टाइम ही रह गया जो मैंने आपको बताया ना क्लासेस में। लेकिन मैं आउट ऑफ द वे जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को इस तरह से एंटरटेन कर दूं कि 4 लेटेस्ट ये वाले भी हो जाएंगे और फिर एओपी की 1-2 घंटे की क्लास करके उसमें एओपी के न्यूमेरिकल उस बच्चे को आते हैं जिस बच्चे को बिजनेस के न्यूमेरिकल आते हैं, तो उसके लिए मुझे 2 घंटे मोर देना था। हमने यार एओपी का न्यूमेरिकल बिजनेस का न्यूमेरिकल होता है, सिवाय उससे एडजस्टमेंट के जो शेयर ऑफ एओपी लेना होता है और वो मेंबर है, वो आपको मैं पहले ही करा चुका हूँ। लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि मैं आपको एओपी के 2 न्यूमेरिकल करा दूं ताकि मिस ना हो। उसके लिए 2 घंटे एडजस्ट करने का प्लान है, वही मैं देख रहा हूँ कि उसके लिए सूटेबल टाइम कौन सा है। ऐसा पहले क्लास फाइनल कर लो, टेस्ट में आगे शिफ्ट कर रहे हैं। मेरे लिए अभी इस वक्त दिमाग में जो मेरे सवाल है ना, लेकिन मेरी पोजीशन समझे, मैं चाह रहा हूँ कि मैं जब सेल टैक्स में जाऊं तो मैं कोई पीछे बोझ उठा के ना ले जाऊं, भाई एओपी के न्यूमेरिकल रहने। असल में ये बिल्कुल अलग कानून है, उसकी परसेंटेज चीजें रहना है। मैं सेल टैक्स शुरू कराऊंगा उसके बाद वो मेरे मुझे ये डायरेक्ट स्टूडेंट के दिमाग में भी बीच बीच ना हो। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको पहले क्लीन इनकम टैक्स से बाहर निकालूं, नाते धोते साफ सुथरे बात, ठीक है। उसके बाद हम शुरू करेंगे। अब उसके लिए मंडे वाले दिन एक ऑप्शन तो ये हो सकती है, एक ऑप्शन तो ये हो सकती है मैं एक न्यूमेरिकल क्लास में कराऊं इस क्लास में और एक न्यूमेरिकल दूसरी क्लास में कराऊं, दूसरी क्लास वाले की रिकॉर्डिंग इधर शेयर कर दूं, ये वाले की रिकॉर्डिंग उधर शेयर कर दूं, ऐसा भी हो सकता है। एक अब हम इस तरह करते हैं, सुन लीजिए, इसका मतलब ये हुआ, अब हम इस तरह करते हैं
कि आपको एक तो क्लास टाइम पे क्लास हो जाएगी, एक दूसरी एक्स्ट्रा क्लास आपकी हो जाएगी 450 पौने 5 से 6 बजे के टाइम। उसमें ये वाला करा देंगे, वो दोनों डन हो गए। ये ऐसे करेंगे, ये बेस्ट। मेरा दिल है कि 2 न्यूमेरिकल करा दूं, तो वो 2 एओबी के न्यूमेरिकल, ये इंशाल्लाह मंडे वाले दिन का प्लान भी आपके साथ फाइनल हो गया है। ये 2 न्यूमेरिकल करा दूंगा तो इंशाल्लाह काम हो जाएगा। नहीं सर, आपके जेब में कोई बात है तो पूछिए। आपका टेस्ट कब शिफ्ट हो रहा है? अब जब मेरे दिमाग से स्टेप बाय स्टेप ही मेरा दिमाग चलता है, वो पता 3-4 चीजें, यानी एक तरफ तो ये था मेरे दिमाग में सवाल था कि यार हम उसको किस तरह मैनेज करें। वंस वो क्लियर हो गया कि जनाब मंडे वाले दिन ये क्लास होगी, अब टेस्ट कब शिफ्ट करें? आप बताएं, टेस्ट किस दिन तैयार करके दे देंगे? थर्सडे। चलो यार, फ्राइडे फ्राइडे में तो कोई मसला नहीं। फ्राइडे 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 एक दिन ऊपर हो जाए उसका मसला नहीं, लेकिन मैं चाहूँ कि वो आप अच्छे से तैयार करके दे दो। डिमांड नोटिस के 30 दिन के अंदर हमने अपनी देनी है कमिश्नर अपील को। डिमांड नोटिस के 30 दिन कमिश्नर अपील को सर जी, फ्राइडे वाले दिन टेस्ट फाइनल हुआ है। फ्राइडे फ्राइडे मेरे जनाब अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।